हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब आपको पता ही है कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज है 6.2 उसको हम सॉल्व कर रहे हैं और उसके हमने अभी तक 6 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, उसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व कर लिया है। और हमें इस एक्सरसाइज में जो बच्चे बोलते हैं ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत मुश्किल है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। हमने जस्ट इस मैपिंग को फॉलो किया है जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताई थी। हमें बस इतना बताया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में दो ही तरह के क्वेश्चन हैं, या तो हमें इंटरवल ढूंढना है तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, और अगर हमें इंटरवल नहीं ढूंढना, मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है कि डिक्रीजिंग प्रूव करो इंक्रीजिंग प्रूव करो, तो हम ये वाला पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे। और हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स अपने जो है वो क्लियर रखा करो। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हो तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले आप बेसिक से स्टार्ट करना। एक्सरसाइज 6.2 की बेसिक जो एक्सरसाइज 6.2 का जो बेसिक है वहाँ से स्टार्ट करना। फिर आप जब एग्जाम्पल्स करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आपको खुद लगेगा कि यस हमें कुछ आता है। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर मिल जाएंगी। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो 7th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x upon 2 plus x where x greater than -1 is an increasing function of x throughout its domain। अब ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल क्वेश्चन है, बट पढ़ने में थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लग सकता है। देखो सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ, पहले तो इसकी कैटेगरी पहचानते हैं। इसमें हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है, मतलब ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है ये वाली। मतलब हमें डेरिवेटिव करना है और इसमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है, तो डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही आनी चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर मतलब कि प्रूव करना है। अब यहाँ पर जो दिक्कत देने वाली बातें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती, एक तो ये कि इसका क्या मतलब है और एक इसका मतलब क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके ही बच्चों के मन में जो है वो कंफ्यूजन रहती है। मैं दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। देखो इसको मैं हमेशा बोलता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने मेरे से डेरिवेटिव पढ़ा है तो आपको पता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। अब इसका मतलब समझने के लिए आपको लॉग फंक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। लॉग फंक्शन को मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज है 5.4 उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डोमेन का मतलब क्या होता है? इनपुट। मतलब लॉग की डोमेन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, लॉग के एंगल के अंदर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब यही होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर ना लिखा रहे, ये देखो log 1 प्लस एक्स है, तो अगर मैं -1 से बड़ा नंबर ना लूँ, -1 से छोटा नंबर ले लो -2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 - 2 log ऑफ -1। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब -1 भी हम फिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ -1 फिल करेंगे तो कितना आएगा? log 0। और log की डोमेन में 0 से सभी बड़े नंबर्स होते हैं। तो log फंक्शन हमारा डिफाइन हो पाए इसलिए यहाँ पर लिखा गया है x की वैल्यू हमेशा -1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझ लग गया कि -1 से बड़े कोई भी नंबर फिल कर लो। जैसे 0 फिल करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 0 log 1। ये डिफाइन है, मतलब सभी नंबर डिफाइन, मगर लॉग फंक्शन हमारा डिफाइन तभी होगा जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब डोमेन आपको मैंने समझा ही दिया। डोमेन का मतलब होता है इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन है, थ्रू आउट इट्स डोमेन, इस पूरे फंक्शन की जो डोमेन है, मतलब जो इनपुट है उसमें हमारा फंक्शन इंक्रीज करना चाहिए। जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे ना कि ये फंक्शन प्रूव करो इंक्रीजिंग है पूरे फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए वो इंक्रीजिंग है। अब यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू के लिए नहीं हम बोल सकते। इसकी डोमेन का मतलब यही है कि -1 से सभी बड़े नंबर्स के लिए हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डोमेन लिखते हैं सिंस x ग्रेटर देन -1। इसका मतलब क्या है? विच एम्प्लाइज x कैन टेक वैल्यूज ग्रेटर देन -1। तो x -1 से सभी बड़ी वैल्यू ले सकता है। तो इसकी डोमेन कितनी आ गई फिर? डोमेन मतलब इनपुट।
ठीक है, इसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं हम, इनपुट। तो डोमेन इसकी कितनी आ गई, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, जो हम नंबर लाइन पे बनाते हैं, -1 भी इंक्लूड नहीं है। तो देखो अगर -1 इंक्लूड होगा, अगर -1 देखो इंक्लूड होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर ये नॉट डिफाइंड है तो हमारा पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखो मैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको मैथ्स में हमेशा बताया है दो ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं, एक तो इवन रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, इवन रूट का मतलब नेगेटिव वैल्यू हो, 1/2 पावर हो, 1/4 पावर हो, 1/6 हो, 1/8 हो, ये हमेशा क्या होती है, नॉट डिफाइंड। और समथिंग अपॉन ज़ीरो, अगर किसी भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो मैथ्स में क्या है, नॉट डिफाइंड। अगर यहाँ पर आप 2 + x को देखोगे, अगर x की वैल्यू -2 फिल कर दूँ तो ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड बन जाएगा, बट -2 हमारी डोमेन में नहीं है। तो इसलिए ये बोला गया है कि ये फंक्शन जो है x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पहले फंक्शन डिफाइन होगा फिर ही हम डिसाइड करेंगे कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमें इनपुट का कंसेप्ट तो समझ लग गया, मतलब हमारी जो डिफ़िकल्ट बातें थी वो मैंने आपको पहले ही समझा दी। अब आपको पता, अब हमें अपना फंक्शन लिखना है लेट। अगर आप y में कंफर्टेबल हो y लिख लो, नहीं तो y = f(x) log 1 + x -2x अपॉन 2 + x। फंक्शन लिख लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है f(x) का, मुझे डेरिवेटिव करना है log 1 + x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x अपॉन 2 + x का। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f'(x) 1/एंगल, इसका डेरिवेटिव कितना है, देखो पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, फंक्शन को ना लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, माइनस पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, दोनों के यहाँ डिवाइड में, तो कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है न्यूमिरेटर का, माइनस उसके बाद न्यूमिरेटर एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का, देन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हम डेरिवेटिव जो यहाँ ब्रैकेट जरूर डालना क्योंकि बाहर माइनस है, हम डेरिवेटिव वो हमेशा इसी तरह से करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो इसका डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, f' x = 1/1 + x। अब 1 + x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है x का। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आएगा 0 + 1 माइनस 2 + x एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, माइनस 2x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है 2 + x का, मतलब पहले 2 का फिर x का, और x का 2 का 0, x का 1, तो यहाँ पर 0 + 1 होल डिवाइड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो f' x = 1/1 + x, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 2 + x 2, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस 2x, उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, 1/1 + x माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4 + 2x माइनस 2x होल डिवाइड बाय 2 + x का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कट कर सकता हूँ, तो मेरे पास देखो फाइनल आंसर कितना आ गया डेरिवेटिव का, मेरे पास मेरा फाइनल आंसर आ गया 1/1 + x माइनस 4/2 + x का होल स्क्वायर। देखो अब ये डेरिवेटिव की मेरे पास फाइनल वैल्यू है, बट अभी भी मुझे ये क्लियर नहीं है कि इसकी वैल्यू, देखो इंक्रीजिंग हमें प्रूव करवाना है, मतलब हर कीमत पर इस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी, मतलब इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है।
बट अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, तो इसको मुझे और सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टाइप 2 में हमेशा क्या होता है, हमें अल्टीमेटली यही प्रूव करवाना होता है कि डेरिवेटिव की वैल्यू मतलब फाइनल पक्का हमें पता हो कि नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जीरो आ रही है। तो ऐसा करते हैं, अब यहाँ पर हमें इतना तो पता ही है कि इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव प्रूव करवानी है, तो मतलब यहाँ पर कुछ स्क्वायर वगैरह बनना चाहिए। तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 + x का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 + x होल डिवाइड बाई इसको आपस में, ठीक है, 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर खोलते हैं। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो -4 - 4x होल डिवाइड बाय 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, 4 + x² + 4x -4 - 4x। तो काफ़ी अच्छी टर्म्स बन गई हैं, मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हैं वो और भी कट हो रही हैं, तो कट करते हैं। तो किसी भी स्टेप पर हमें क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना। अगर हमें क्रैमिंग ही करनी है फिर आप मैथ्स नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ये टाइप 2 कैटेगरी का, हमने डेरिवेटिव किया और उसको सॉल्व करते गए ताकि हमें पता लगे कि हम किसी फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंच पाए हैं कि नहीं, कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर है डेरिवेटिव का वो इतना रह गया, ऊपर x² 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर। अब मैं इसको काफ़ी सॉल्व कर चुका हूँ और अब मुझे अपना आंसर भी दिखने लगा है। अब ऐसा करते हैं, उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब हम अपने आंसर के बिल्कुल पास हैं, जस्ट हमें एक्सप्लेन ही करना है। ये डोमेन आपकी -1 से बड़े सभी नंबर्स। अब आपको पता है सिंस x² इज ऑलवेज पॉजिटिव इन, -1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वैसे तो किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मैं जस्ट इस डोमेन की बात कर रहा हूँ। तो देयरफॉर x² 0 से बड़ा है हमेशा। ठीक है, सिंस 2 + x का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन -1 से लेके इन्फिनिटी तक। आप चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर फिल कर लो उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आएगा। तो देयरफॉर ये भी क्या है, हमेशा 0 से बड़ा है। ये भी हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, अब रहेगी इसकी बात, आल्सो 1 + x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्यों पॉजिटिव है, अब देखो इसकी डोमेन कितनी है, -1 से बड़े सभी नंबर्स। x को ऐसा करो 0 फिल कर लो 1, x को 2 फिल कर लो 3, x को फ्रैक्शन में फिल कर लो 3/2, मतलब -1 से बड़े सभी नंबर्स के लिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। अब मुझे पता लग गया कि डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या है, देयरफॉर f' हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। अब मैंने आपको बताया था सिर्फ हम 0 से बड़ा नहीं चेक करते, हम एग्जैक्टली 0 पर भी चेक करते हैं। अब आपको पता है कि जो 2 + x है ना, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। 2 + x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकती इन -1 to इन्फिनिटी, मतलब इसके बीच में। क्यों, आप देखो कहाँ पर 0 बनेगा, -2 पर। -2 हमारे इंटरवल में भी नहीं है। ठीक है, सेम वे से 1 + x जो है वो भी 0 नहीं बनेगा इन -1 to इन्फिनिटी। ये 0 कहाँ पर बनेगा, -1 पर। -1 हमारे इंटरवल में है ही नहीं है। ठीक है, बट x² इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी। मतलब अगर मैं x को 0 फिल करूँगा तो ये x² हमारा 0 बन सकता है। तो देयरफॉर f' 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 का स्क्वायर 1 + 0 2 + 0 का स्क्वायर 0/1 और 4 कितना आएगा, 0। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, देयरफॉर f'
ज़ीरो से बड़ा भी है और ज़ीरो भी है। तो ये किसकी कंडीशन है? तो ये किसकी कंडीशन है? हमारा जो डेरिवेटिव है इन, यहाँ पर लिख लो -1 से लेके इन्फिनिटी, हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है इन -1 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑलवेज increasing इन -1 से लेके इन्फिनिटी तक, दैट इज थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो इसमें समझने वाली बात बस क्या थी? डोमेन। वो मैंने आपको बता दिया डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। तो मैं -1 से सभी बड़े नंबर्स ही ले सकता था, अदरवाइज हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। मैंने डेरिवेटिव कर लिया, इसको सॉल्व करता गया और अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ पर मुझे पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है इन -1 टू इन्फिनिटी, बट मुझे ये भी चेक करना होता है हमेशा कि क्या वो ज़ीरो बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर ये ज़ीरो ना बनता तो मतलब ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है। अब यहाँ पर ये ज़ीरो बन रहा है, मैंने आपको प्रूव भी करवा दिया, तो ये क्या है? थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2, उसका सारे का क्या है? होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब हमें यहाँ पर x की वैल्यूज़ ढूंढनी है, मतलब यहाँ पर हमें इंटरवल ढूंढना है, मतलब ये इंटरवल वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बस यहाँ पर डिक्रीजिंग नहीं पूछा गया, यहाँ पर जस्ट हमें इंक्रीजिंग पूछा गया है, उसके लिए हमें इंटरवल ढूंढने हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, नहीं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो विच एम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, आप चाहो तो इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर का। अब ऐसा करके उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ डैश एक्स, यहाँ पर हमेशा की तरह पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन हमारा कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2x का। तो करते हैं। तो देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है? x, 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर कितना आएगा? 2x, x का डेरिवेटिव 1, 2x का डेरिवेटिव 1। तो बेसिकली मेरे पास एफ डैश x की जो वैल्यू है वो कंप्लीट आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पर कितना है? 2x माइनस 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? देखो हमारी मैपिंग यही है कि डेरिवेटिव को 0 को इक्वल रखो और x की वैल्यू निकाल पाएँ, ठीक है। तो पुट एफ डैश x इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमें सॉल्व करना है ना। अब इसको सॉल्व क्यों करना है? ताकि हम x की वैल्यू निकाल पाएँ। अब देखो यहाँ से x कॉमन ले आ सकता है, तो अंदर कितना आएगा? x माइनस 2। सेम वे से यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, अंदर कितना आएगा? x माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x माइनस 2 मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब 2 और 2 कॉन्स्टेंट हैं, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं, कितना आएगा? 4, अंदर कितना है? x माइनस 2 और कितना है? x माइनस 1।
तो हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बन चुके हैं। और हमेशा की तरह जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस 4 को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम यहीं पर रखेंगे, इससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो उससे हमारे आंसर को फ़र्क पड़ सकता था, इसलिए हम इसको उधर लेके जाने की आदत को छोड़ देंगे, हम इसको नहीं लेके जाएंगे। तो ये हमारी वैल्यू, आपको पता 3 नंबर्स की प्रोडक्ट जो है, 3 नंबर्स की प्रोडक्ट क्या है, 0 है। मतलब ये भी 0 हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, या तीनों भी हो सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ईदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और तीनों। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 0, यहाँ से 2, यहाँ से 1। तो बेसिकली मेरे पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, 0, 1 और 2। और ऐसा हमने पहले भी क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन 6 का जो 5th पार्ट था, मतलब ई पार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन को बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी नंबर लाइन है, मैंने 0, 1, 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब चाहो तो आप डेरिवेटिव की ये वैल्यू लिख सकते हो, चाहो ये लिख लो। ये इसलिए लिखिए कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव डिटेक्ट करना बहुत इजी रहता है। तो सबसे पहले इंटरवल की बात करते हैं, -∞ से 0 तक। ठीक है, तो -∞ से 0 तक आपको पता है 0 से छोटा कोई भी नंबर सोच लो, जैसे -1। तो 4 इंटू -1 -1 -1 -1 -2, तो -1 -2 -3, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बेसिकली यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। तो वैसे हमें इंक्रीजिंग चेक करना है, बट ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि कहाँ कहाँ पर इंक्रीजिंग है। यहाँ पर देखो पहला इंटरवल चेक किया, वहाँ पर डिक्रीजिंग आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। अब एग्जैक्टली 0 पर व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो f डैश 0, 4 इंटू 0, 0 -1 0 -2, तो 0 समथिंग कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ पर f डैश इज इक्वल टू 0। अब उससे अगला इंटरवल कौन सा है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, 0 से लेके 1 तक। अब 0 और 1 के बीच में हमें फ्रैक्शन में नंबर सोचना पड़ेगा। तो आप ऐसा कर लो, f डैश 0.5। ठीक है, 4 इंटू 0.5, 0.5 -1, 0.5 -2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर आएगा -0.5, 0.5 में से -1 करोगे -0.5, यहाँ पर कितना आएगा -1.5। ठीक है, तो माइनस माइनस, इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट जस्ट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा 1.5। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, पेपर में आपको एग्जाम में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आंसर बता सकते हो कि यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। अब सेम वैसे बाकी इंटरवल भी हमें चेक करने पड़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे ना, अब एग्जैक्टली 1 पर चेक करना है। देखो आप ये मत सोचना कि मैं फालतू काम करवा रहा हूँ। देखो आपको अल्टीमेटली यहाँ पर चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे मुझे इंक्रीजिंग बताना है चाहे मुझे डिक्रीजिंग बताना है, बट फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे हर इंटरवल देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक बार आप f डैश x की वैल्यू लिख लो। f डैश x हमारा कितना था, 4 इंटू एक्स, x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो f डैश 1, तो 4 इंटू 1, 1 माइनस 1 1 माइनस 2, 4 इंटू 1 इंटू 0 इंटू -1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 0। अब नेक्स्ट इंटरवल पर चेक करते हैं। नेक्स्ट इंटरवल कौन सा है हमारा, 1 से लेके 2 तक। अब इसके बीच में भी हमें कोई नंबर फ्रैक्शन में नंबर सोचना पड़ेगा, जैसे 1.5, 4 इंटू 1.5, 1.5 -1, 1.5 -2। तो पहले बता दूं पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो 4 इंटू 1.5, यहाँ पर कितना आएगा 0.5,
1.5 में से -1 किया 0.5, यहाँ पर कितना आएगा -0.5, ठीक है। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो इसका आंसर अल्टीमेटली कितना आएगा नेगेटिव। तो सेम वे से इसका जो आंसर है वो कितना आएगा -1.5 यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब सेम वे से व्हेन x इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 पर भी आप चेक कर लो, ठीक है। f-2 ये 0 ही आएगा। 4 × 2 2 - 1 2 - 2, तो 4 2 1 0, तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर भी हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब लास्ट इंटरवल रह गया, उसको भी चेक करते हैं। लास्ट इंटरवल कौन सा है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब 2 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे 3 सोच लिया मैंने, 4 × 3 3 - 1 3 - 2, 4 3 2 1, 4 3 are 12, यहाँ पर 24 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो मुझे क्लियरली पता लग गया, मुझे इंक्रीजिंग बताना था, तो मेरा फंक्शन यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग है। अब आपकी एनसीईआरटी में जो आंसर दिया है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और उसको बाद में इंक्रीजिंग लिखा गया है। मैं आपको दोनों तरह से बता दूंगा, तो सबसे पहले वही लिखते हैं। अब आपको पता है आपके डेरिवेटिव की वैल्यू इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है, इस इंटरवल में भी पॉजिटिव है। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें इंक्रीजिंग पूछा गया ना, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to 1 और बीच में गैप है, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और एनसीईआरटी में इसको ऐसे लिखा गया है कि x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है एंड x की वैल्यू 2 से बड़ी, मतलब x की वैल्यू जब भी 0 और 1 के बीच में होगी और जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बट एनसीईआरटी ने इसी को इंक्रीजिंग बोला है और उनका आंसर जो है ख़त्म है। बट मैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एट x इज इक्वल टू, देखो 0 पर भी, 1 पर भी और 2 पर भी डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, वो 0 है ना, तो इनको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यूनियन 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एंड x जो है 2 या 2 से बड़ा, मतलब जब भी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में या 0 और 1 भी है और जब भी x की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 भी है तो हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने डेरिवेटिव करना था, थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट था। मैंने डेरिवेटिव किया तो मेरे पास उसको सॉल्व, जो मैंने उसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो मैंने सॉल्व करके इतनी वैल्यू जो है मुझे मिल गई। अब मतलब यहाँ से मेरे पास 3 इंटरवल आ गए, 0 1 और 2, मतलब 3 वैल्यूज़ आ गई। तो मैंने इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया नंबर लाइन को, जस्ट पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और बीच में 0 है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने आंसर कर दिया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर उन्होंने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को ही उन्होंने इंक्रीजिंग बोला है। जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए इंक्रीजिंग बता दिया। अब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए पर यहाँ पर इंक्रीजिंग का भी आपको, डिक्रीजिंग का भी आपको लिख के बता देता हूँ, उसका वैसे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि यहाँ पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सभी जगह चेक तो कर लिया कि कहाँ कहाँ पर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव है ग्रीन में और पर्पल में भी नेगेटिव है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ यहाँ पर। और अगर हमें 0 1 2 को इंक्लूड करना, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है तो डिक्रीजिंग कहाँ पर होगा, -∞ से 0 को इंक्लूड किया, 1 और 2 को भी इंक्लूड किया और इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ गया। वैसे ही हमारा आंसर जो है वो इंक्रीजिंग तक ही हमें पूछा गया था, ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही बता दिया, क्योंकि अल्टीमेटली सभी जो काम है, सारा जो काम है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बताने के लिए वो हम पहले ही कर चुके थे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज ब्रैकेट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जितने भी मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो यहाँ पर अब चेंज क्या है। पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री है, चलो कोई चेंज इतना बड़ा नहीं है। यहाँ पर एक चेंज, छोटा सा चेंज है कि पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो एक्स में थे, अब यहाँ पर एक्स की जगह पर थीटा आया और थीटा की ही वैल्यू के बारे में हमें बताया गया कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। आपको पता है, मैंने अभी एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन होता है तो हमेशा एंगल किसी न किसी फॉर्म में लिखा रहता है कि एंगल की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है, 0 से 180 के बीच में है, 0 से 270 के बीच में है। और अगर कुछ ना लिखा हो तो हम खुद ब खुद समझ जाएंगे कि वो 0 से लेके 360 तक की, मतलब चारों क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग चेक करना है, सॉरी इंक्रीजिंग हमें प्रूव करना है। ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, मतलब ये विदाउट इंटरवल वाला क्वेश्चन है। इस इंटरवल में हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है हम जस्ट डेरिवेटिव करते हैं और डेरिवेटिव की वैल्यू को चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आनी चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। अब देखो, अब हमने अपना फंक्शन लिख लिया, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू? थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल कौन है? थीटा। अगर एक्स मत लिख देना, ये सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का, मुझे डेरिवेटिव करना है थीटा का। तो करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा? dy/d थीटा। अब पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? दो फंक्शन है, दोनों डिवाइड में है, तो मतलब क्वोशिएंट रूल लगेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है 4 साइन थीटा का, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर मतलब 2 प्लस कॉस थीटा का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो करते हैं, तो dy/d थीटा, तो 2 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ बस डेरिवेटिव में हमारी एफर्ट्स लगेंगे। तो 4 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन थीटा का, माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन? देखो पावर यहाँ पर भी है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो पावर कितने? 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? 2 प्लस कॉस थीटा। तो मुझे बेसिकली डेरिवेटिव करना है 2 का, प्लस मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस थीटा का। अब मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बाद सर ने ये स्टेप कैसे लिख दिया। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता है तो आप ये जो स्टेप्स हैं ये आप छोड़ भी सकते हो, बट मुझे सभी बच्चों को देख के ही एक्सप्लेन करना है। तो dy/d थीटा, ठीक है, तो 2 प्लस कॉस थीटा। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ रफ में। ठीक है, अब आपको पता है साइन एंगल, साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा? मैं रफ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कभी भी किसी आदत को भूलो मत। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल कौन है? थीटा। कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 प्लस, अब फिर से कॉस एंगल का डेरिवेटिव, कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है? थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कितना है? 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
-1। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अब देखो आपके डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ऐसा ही सेम हमने 7th क्वेश्चन में भी किया था, और जैसे भी हम ऐसे मतलब जितने भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना कि प्रूव करो कि यहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वहाँ पर हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट डेरिवेटिव किया और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अब देखो 7th क्वेश्चन में भी किया था, हमने डेरिवेटिव कर लिया। अब हमें जो भी एफर्ट्स करने हैं वो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव दिखाने के लिए करने हैं। वहाँ पर भी हमने किए थे। अब ये हमारी डेरिवेटिव की वैल्यू है। आपको पता है इंक्रीजिंग के लिए कोई भी कंडीशन हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा dy/d है, तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, हमें यही प्रूव करना है। और इसको देख के लग नहीं रहा कि मैं कुछ भी इसके बारे में कह सकता हूँ, तो मतलब मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमें कोई भी स्टेप क्रैम नहीं करना, ठीक है। ऐसा करो, इसको ना मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना आएगा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पर एक अच्छी बात है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं वो अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तभी मेरा नेक्स्ट स्टेप इसको देख के ही होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो dy/d थीटा 8 cos थीटा, यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और सारे टर्म के नीचे कितना आ गया 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पता ही है, अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया 1, ठीक। तो dy/d थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 इंटू 1 माइनस, अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ जितना कर सकता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव नेगेटिव किस अकॉर्डिंग आ रहा है। तो विच एम्प्लाइज dy/d थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस यहाँ पर 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज dy/d थीटा, देखो मैं कोई भी बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं कर रहा जो आप घबरा जाओगे। कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराया मत करो, जस्ट हम अपना मतलब कि रूल फॉलो कर रहे हैं कि हमने डेरिवेटिव किया उसको सॉल्व कर रहे हैं। कोई बड़े लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, जस्ट मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया और कुछ भी नहीं यूज़ किया अभी तक, ठीक है। तो 8 cos थीटा प्लस 4, इस माइनस को अंदर ले जाओ, -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा होल डिवाइड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 और -4 भी कैंसिल आउट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो 8 cos थीटा और -4 cos थीटा, तो ये भी कुछ टर्म्स जो हैं वो कम होंगी, अच्छी बात है। जितनी टर्म्स कम होंगी मुझे उतना ही आंसर करना ईजी है। तो यहाँ कितना आएगा 4 cos थीटा, ठीक है, माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय, बाकी सब कुछ कट हो गया, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मुझे आपको एक बात बतानी है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी ये नहीं चाहता कि आप स्टेप्स को क्रैम करो, ठीक। अब देखो आपको याद होगा 7th क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके कुछ ऐसा बना लिया था, और इसके बाद मैंने कहा था अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर है पॉजिटिव है, ये स्क्वायर है पॉजिटिव है, और x यहाँ पर -1 से बड़ा था तो ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब यहाँ पर भी हमारे पास
थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है। मतलब देखा जाए, अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में बोलूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव आएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है हमें। ये भी स्क्वायर है, बट चिंता किसकी है, ये जो माइनस है। अब इसके आगे माइनस है तो उससे मुझे आंसर करने में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व और करते हैं। तो यहाँ से ना आप कॉस को कॉमन ले लो, 4 माइनस कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। हमेशा हर बात का एक रीज़न होता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको वो बता पाऊँ। अब देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बहुत इजी है, बट मैं आपको ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब कि एक तो देखो सीधी सी बात है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब यहाँ पर जो हमारा थीटा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। पहली बात हमें ये क्लियर होगी। अब देखो, अब ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक, पॉजिटिव आएगी, मतलब 0 से बड़ी आएगी, 0 भी नहीं हो सकती। आपको पता है 0 से 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आ सकता है, 1/2, 1/√2, √3/2, 0। तो इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं बन सकती, ठीक। सेम वे से 4 माइनस कॉस थीटा, अब ये 4 है, कॉस की बड़ी से बड़ी वैल्यू तो 1 है, उसमें से माइनस करूंगा तो 3 आएगा, तो इसका आंसर भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी 4 आएगी नहीं, ठीक है। और 0 से लेके 90 के बीच में कॉस की वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, 0 भी आ सकती है। तो कॉस थीटा जो है वो 0 या 0 के इक्वल आ सकता है, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू जो है, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी आ सकती है, मतलब ये इंक्रीजिंग है। और अगर आपको इसको देखो, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, अगर आपको इसको ब्रॉड वे में समझना है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम्स में जब आपके सामने ये क्वेश्चन हो, इसका इंटरवल बदल दिया जाए, तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स की कितनी, कॉस की कितनी होती है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एज वी ऑल नो, जो कॉस थीटा है ना वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही वैल्यू देता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू सबसे कम कितनी होती है, -1। तो देयरफॉर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर इक्वल टू 0। और वैसे भी अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये डेरिवेटिव हमारा डिफाइन ही नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर लिख देता हूँ, बिकॉज कॉस थीटा कैन नेवर टेक -2 वैल्यू। ये जस्ट आपके नोट्स के लिए मैंने आपको समझाया कि कॉस कभी भी -2 वैल्यू नहीं ले सकता, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। देयरफॉर 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव है। तो डिनोमिनेटर हमें क्लियर है। अब उसके बाद नाउ 4 माइनस cos थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव एज maximum value of cos theta is equal to 1 and minimum value of cos theta is equal to -1। और इन बोथ सिचुएशन 4 माइनस cos थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा और कभी भी 0 नहीं बनेगा। अब उसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। एंड इन बोथ सिचुएशंस देख लो, मैंने यहाँ पर वैल्यू फिल करके दिखाई है आपको, चाहे मैक्सिमम वैल्यू फिल कर लो चाहे मिनिमम, इसका आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। आल्सो 4 माइनस cos थीटा कांट बी इक्वल टू 0 एज cos कैन नेवर टेक वैल्यू इज इक्वल टू 4। तो ये भी जस्ट आपके नोट्स के लिए। देखो मैं आपको नोट्स के लिए क्यों बोलता हूँ, बहुत सी बातें होती हैं आपने समझ ली, आज लेक्चर को देखा और समझ लिया कि सर ने ऐसा समझाया था। अब हो सकता है कि कुछ टाइम बाद अब आप पूरे साल जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ी ना करते रहोगे, आपको और चैप्टर्स भी करने हैं, इंटीग्रेशन भी करना, और भी चैप्टर्स करने हैं आपको।
तो हो सकता है कई बार आपके माइंड से वो बात स्किप कर जाती है, तब आप ये वीडियो थोड़ी ना ढूंढोगे कि सर ने क्या बताया था। आपके अगर नोट्स में लिखा होगा तो आपको याद रहेगा कि सर ने यहाँ पर ऐसा कुछ बताया था। तो ये भी हमेशा क्या है, देयरफॉर 4 माइनस कॉस थीटा हमेशा क्या है, जीरो से बड़ा है। मैंने आपको हमेशा यही बताया कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि वो जीरो है या जीरो से बड़ा है। तो दोनों सिचुएशन में 4 माइनस कॉस थीटा भी जीरो से बड़ा है और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वो भी जीरो से हमेशा बड़ा है। एंड नाउ अब कौन रह गया, ओनली कॉस थीटा। कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ये हमेशा फर्स्ट कॉल में पॉजिटिव रहेगा। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। ये आपको पता है। देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम अपना आंसर जो है वो कर सकते हैं। अब देखो ये आपके डेरिवेटिव की वैल्यू थी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये 0 या 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ी होगी। मतलब हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 या 0 से बड़ा है तो वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो देखो हमने बहुत इजीली क्वेश्चन कर लिया। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, मैंने बस इसको मतलब इंक्रीजिंग प्रूव करवाना था, डेरिवेटिव कर लिया। अब जैसे ही डेरिवेटिव कर लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो हमारा कंप्लीट है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें डेरिवेटिव को सॉल्व करना पड़ता है ताकि हम किसी रिजल्ट तक पहुँच पाएँ। यहाँ पर गैस करना मुश्किल है, तो मैंने इसको सॉल्व किया। पहले ये वाला फॉर्मूला का जस्ट एक ही फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर खोला तो मतलब अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई। अब मुझे पता था कि कॉस जो है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में, और ये स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको हमेशा बोला ये चेक करना है कि क्या वो 0 बन सकता है। ये 0 कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू -2 होगी। कॉस की वैल्यू -2 कभी हो ही नहीं सकती, यहाँ से हमें क्लियर है। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेम वे से 4 माइनस कॉस थीटा। अब 4 माइनस कॉस थीटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखने में ये माइनस है बट ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आप कॉस की मैक्सिमम वैल्यू फिल करोगे तो भी पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू फिल करोगे तो भी ये पॉजिटिव है, और ये भी कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमें ये क्लियर है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, 0 भी आ सकता है, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूँ ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखने में हो सकता है आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा होगा कि मुश्किल होगा, बट बिलीव मी ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक जो फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to इन्फिनिटी। मुश्किल इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन नहीं दिया हुआ, बट आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। वी नो लॉगरिथमिक फंक्शन इज इक्वल टू लॉग एक्स। अब यहाँ पर मुझे आपको एक बात बतानी है। वैसे आपको मैंने डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बताया था कि लॉग के ना यहाँ पर बेस होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। और एनसीईआरटी वाले इसके बेस में जो है वो ई नहीं लिखते, इसको ही हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। और ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। और साथ साथ आपको ये भी क्लियर कर दूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन होती है, जो मैंने आपको 7th क्वेश्चन में भी बताया था कि डोमेन मतलब इनपुट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से बड़े सभी नंबर लॉग में आ सकते हैं। लॉग एक्स जो फंक्शन है वो डिफाइन, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई फंक्शन है, अब ये डिफाइन, अब ये नॉट डिफाइंड होगा अगर x की वैल्यू 0 होगी। तो f0 क्या है, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन डिफाइन है अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है अगर x इज इक्वल टू 0 है। इसलिए बोलता हूँ कि डिफाइन और नॉट डिफाइंड में क्या फ़र्क होता है।
अब ये भी एक फंक्शन है, ये डिफाइन कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी हमेशा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि इसको हमें इसी में प्रूव करवाना है। ये ना भी लिखा रहता तो भी ये क्वेश्चन यहीं पर प्रूव होता, इसके बिना ये क्वेश्चन प्रूव नहीं हो सकता। तो ये हमें लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि ये हमारा फंक्शन जो है 0 से लेके इन्फिनिटी तक ही डिफाइन होता है, ठीक है। इससे पीछे वाले नंबर्स पर ये डिफाइन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर हो गया। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स लिख लिया। अब हमें, आपको पता है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। प्रूव करना है मतलब ये सेकंड टाइप का है, मतलब डेरिवेटिव करना, और हमें चेक करना है कि जो वैल्यू है इंक्रीजिंग फंक्शन की, मतलब जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मुझे डेरिवेटिव करना है एफ एक्स का, मुझे डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स का। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है एक्स, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 मतलब 1 बाय एक्स। तो हमारे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, इसको हमें ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये 0 या 0 से बड़ा है या नहीं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं। अब देखो, आपको पता है इसका डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं। अब इसके आगे ना इसको प्रूव करना बहुत ईजी है। मेरे पास 2 मेथड थे, मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। देखो, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में हमें इंक्रीजिंग प्रूव करवाना है, ठीक है। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। मतलब 0 से मतलब पॉजिटिव है। बेसिकली x का मतलब यहाँ पर ये है कि x जो है हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब बस यही है, दैट इज x इज पॉजिटिव। और अगर x पॉजिटिव है, आप मेरे को बताओ, मुझे डेरिवेटिव चेक करना है ना, 1 बाई एक्स, 1 बाई 1 कितना होगा 1, 1 बाई 2 पॉजिटिव है, 1 बाई 3 पॉजिटिव है। कोई फ्रैक्शन में नंबर ढूंढ लो, 1 बाई 2 तो ये 2 आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। कोई बड़ा नंबर सोच लो 100, ये भी पॉजिटिव है। 1000, 1 बाई 1000, मतलब आप जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे ये वैल्यू छोटी तो होती जाएगी, बट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, मतलब ये छोटी होती जाएगी। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एज x इज पॉजिटिव देयरफॉर 1 बाई एक्स इज आल्सो ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड कैन नेवर इक्वल टू 0। 1 बाई एक्स की वैल्यू कभी भी, देखो इसमें हम बड़े बड़े नंबर फिल करते जाएंगे, इसकी वैल्यू बहुत 0 के पास आती जाएगी, बट कभी भी 0 नहीं होगी। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि 1 बाई एक्स हमेशा 0 से बड़ा है, बट 1 बाई एक्स जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता इन 0 टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल में। देयरफॉर जो हमारा डेरिवेटिव है ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है, देयरफॉर जो गिवन फंक्शन, गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन इज strictly increasing in 0 to इन्फिनिटी। और आपको पता है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। देयरफॉर गिवन लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। बहुत इजी था, जस्ट मैंने लिखा इसलिए है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सेम वे से सेकंड अप्रोच की बात करते हैं। अब देखो सेकंड अप्रोच की बात करते हैं। ये आपका डेरिवेटिव और x आपको पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि x जो है वो 0 और इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। अब अगर मैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। आपको पता है जो 0 है
ज़ीरो का रेसिप्रोकल कितना होगा आप मेरे को बताओ। 1/0 को मैं लिखूँगा इन्फिनिटी, ठीक है। या आप ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो, इजी लगेगा। 1/0 1/x 1/इन्फिनिटी, ठीक है। और जो इनक्वालिटी है उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टी हो जाएंगी। और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी कितना होता है आप सभी को पता है 0। इसका क्या मतलब हुआ कि 1/x जो है वो बिलोंग कर रहा है 0, इन्फिनिटी, क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 1/x लेस देन इन्फिनिटी। एक ही बात है कि 1/x जो है 0 से बड़ा, इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। तो दैट मीन्स 1/x greater than 0 but 1/x not equal to 0, therefore f dash x जो है वो हमेशा क्या है 0 से बड़ा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखो जस्ट एक्सप्लेन करने को मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे एक एक बात आपको क्लियर करनी है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, log x का डेरिवेटिव 1/x, और इस इंटरवल में अगर x की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है तो 1/x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और वो कभी भी 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या अकेला इंक्रीजिंग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्स में दे सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या पूछा गया है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1, 1। ठीक है, मतलब इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा मतलब कि क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमें वहाँ पर ये प्रूव करना होता है कि ये यहाँ पर इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने किए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में ना तो ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, आपको बताया, जब वो एक ही इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी हो। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पर इंटरवल बना के चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, हो सकता है ये एक पार्ट में डिवाइड हो जाए, मतलब एक पोर्शन में ये इंक्रीज होगा, एक पोर्शन में डिक्रीज होगा। तो इसको हमें फर्स्ट टाइप से ही करना पड़ेगा। सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं, लेट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट, हमारी मैपिंग कहती है डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है fx का, मुझे डेरिवेटिव करना है x स्क्वायर का, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1 का। तो यहाँ पर कितना आएगा f डैश x, पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 का डेरिवेटिव 0। तो विच इम्प्लाइज f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 तो यहाँ से मेरे पास मेरे डेरिवेटिव की फाइनल वैल्यू आ गई, कितनी आई है 2x माइनस 1। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि आप x की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर मुझे इंटरवल देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंटरवल तो गिवन है बट यहाँ पर ये नहीं बोला कि इसमें इंक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग ही होता तो मैं इसको प्रूव कर देता, या कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि ये पॉजिटिव ही आता। अगर डिक्रीजिंग होता तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती कि ये नेगेटिव ही होता। अब हमें दोनों चेक करने हैं, मतलब इस इंटरवल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अब एक वैल्यू को मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा। अब देखो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू 1/2 थी, तो मैंने इस इंटरवल को, वैसे तो हम नॉर्मली नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं बट यहाँ पर इंटरवल पहले से गिवन है कि इसी इंटरवल में हमें चेक करना है -1 से लेके 1 तक। तो मैंने, और 1/2 -1 और 1 के बीच में है, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंटरवल की बात करते हैं। ये इंटरवल कौन सा है, -1 से लेके 1/2।
2 तक। ठीक है, तो इस इंटरवल में आपको पता है इसके बीच में कोई वैल्यू सोच लो। 1/2 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, तो इसके पहले कोई वैल्यू सोचो, जैसे 0। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एफ डैश जो 0 है उसको फिल करते हैं। तो 2 इंटू 0 -1 मतलब -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर डेरिवेटिव की वैल्यू मतलब कि नेगेटिव है। ठीक है, अब हमेशा की तरह एग्जैक्टली 1/2 पर वैसे उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एफ डैश 1/2, तो 2 इंटू 1/2 -1। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो 1 - 1 कितना आएगा, 1 - 1 कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आपके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट इंटरवल है। लास्ट इंटरवल कौन सा है, 1/2 से लेके 1 तक। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज, अब 1/2 से बड़ा नंबर 0.6 या 0.7 ले लो। ठीक है, तो 2 इंटू 0.7 -1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.4 आएगा। ठीक है, -1 तो 0.4 मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है। अब देखो यहाँ पर जस्ट मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए दिखाया कि ये इंटरवल था, इसको मैंने ब्रेक किया -1 से 1/2 के बीच में। ब्रेक कैसे किया, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ग्रीन में डिक्रीजिंग है। ठीक है, और यहाँ पर रेड में हमारा जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज strictly increasing and strictly decreasing इन -1, मतलब हमारा जो फंक्शन है इस इंटरवल में एक बार इंक्रीज भी हो रहा है और एक बार डिक्रीज भी हो रहा है। और जब कोई फंक्शन एक ही इंटरवल में इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो तो उसको मैं बोल सकता हूँ द गिवन फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन -1, ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से देखो हमने बहुत ईजिली ये भी क्वेश्चन कर लिया। सेम वैसा ही था, डेरिवेटिव किया, उसको 0 के इक्वल रखा। यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इंटरवल नहीं पता, क्योंकि हमें नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग प्रूव करवाना था। तो इसलिए पहले मैंने इस इंटरवल को ब्रेक किया। ब्रेक 0 को इक्वल रख के करना था, तो 0 को इक्वल रख के कर लिया। अब इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग था, इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग था। तो एक ही इंटरवल को जिसको मैंने ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इकट्ठे है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग।